भी एज यूजल वही रोज़ की बात, वही रोज़ की टेंशन, वही रोज़ के दुखड़े, वही रोज़ की हरकतें जो हमारे साथ हमारी ही गवर्नमेंट कर रही है, वही बताने मैं आपको आती हूँ। मैं आपसे पहले ही से कह रही हूँ कि मैं फ़ेसबुक पे जो आती हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए आती हूँ, अपने उन फेसबुक फ्रेंड के लिए आती हूँ जो मेरी दिल से इज़्ज़त करते हैं, मुझे बहन मानते हैं, मुझे समझते हैं कि हाँ शायद मैं थोड़े बहुत फैक्ट सही बताती हूँ। तो एक फोर्ब्स मैगज़ीन है, उसने लिखा है इंडिया इज़ बाइंग रॉन्ग प्लेन्स अगेंस्ट चाइना। फोर्ब्स मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसने लिखा है कि हिंदुस्तान जो रशिया के साथ सौदा करने जा रहा है जो है $780 मिलियन का, वो गलत है, वो निहायत ही घटिया जो प्लेन्स हैं उनका सौदा करने जा रहा है। आपको मालूम है कि रशिया के साथ हमारा जो सौदा हुआ था वो S-400 का हुआ था, लेकिन रशिया ने ये कहा था कि वो 2021 में देगा। अब भारत उससे अब मांग रहा है, उसने चाइना ने उसको मना कर दिया है, ख़बरदार जो तूने से वक्त से पहले डिलीवरी दी होगी तो मत दे। तो अब भारत को तो ख़रीदना है, तो इसने रशिया को फिर प्रेशराइज़ करा। तो रशिया ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, मेरे पास जो है वो मिड 29 पड़ा है, इसको ही 30 पड़ी हुई है, और जो है ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और आपको मालूम ये सारे आउटडेटेड जो हैं सारे हथियार हैं, ये सारे मिसाइल हैं जो रशिया हमारे भारत को भेड़ रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो सरकार है क्यों ले रही है? क्योंकि इस पे भारी कमीशन खाया जाएगा। 780 मिलियन का ये सौदा होने जा रहा है, और ये ऐसे हथियार हैं जिससे ना तो हम पाकिस्तान को हरा सकते, ना हम चाइना को हरा सकते, क्योंकि इसको 30 और मिड 29 जो हैं ये बहुत कम हाइट पे जाकर अटैक करते हैं। और आपको मालूम है इस वक्त चाइना जो है, लद्दाख जो है, ले जो है जहाँ पर बैठा है वो धरती से भी 21,000 किलोमीटर ऊपर है। तो इतनी हाइट पर ये मिसाइल काम नहीं करेंगे, इतनी हाइट पर ये काम नहीं करेंगे। हाँ, चाइना के बेकार पड़े थे, उसने कह दिया भाई ले लो, सॉरी रशिया के बेकार पड़े थे तो रशिया ने कह दिया ले लो, और ये तो फौरन इनको तो चाहिए, इनको तो घोटाले चाहिए, तो इन्होंने घोटाला करा और ये इसको लेने को तैयार हो गए। ग्लोबल टाइम चाइना का एक पेपर है जिसको माउथ ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम चाइना का एक पेपर जिसको चाइना का माउथ ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी कि हुकूमत की ज़बान बोलने वाला। उसने भारत को सीधी सीधी धमकी दी है कि ख़बरदार अगर तू अमेरिका की तरफ गया, ख़बरदार तूने अमेरिका से कुछ जाके कहा, या ख़बरदार तूने अमेरिका की मुझे तड़ी दी होगी तो मैं जो फिंगर 4 है जिस पे तुम्हारी आर्मी बैठी हुई, यानी हमारी भारत की जो आर्मी है, मैंने आपको कल के लाइव पे बताया था कि फिंगर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 6 7 5 चाइना के पास जा चुकी हैं। फिंगर 4 पे जो है भारत की आर्मी बैठी हुई है। तो वो साफ ये कह रहा है चाइना कि अगर तुमने ज़्यादा कूदने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी जो ये फिंगर 4 है यहाँ तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, यहाँ पर अपने मिसाइल दाग दूंगा, यहाँ पर मैं जंग शुरू कर दूंगा। और याद करो अभी मैंने तुम्हारे साथ क्या करा था, यानी उसने सीधे सीधे धमकी दी है कि अभी जो मैंने तुम्हारे फौजी शहीद करे थे मैं फिर लाशें गिरा दूंगा। और हमारी सरकार कह जा रही है कि हमने 1 इंच ज़मीन नहीं गंवाई, और हमारा जो ये आतंकवादी मीडिया नहीं बल्कि IT सेल जो है ये भी कह रहा है कि हमारे हाथ से 1 इंच ज़मीन नहीं गई। तो ये सारा जो ड्रामा है, सारा जो खेल है, ये समझिए सारे ये घोटाले हो रहे हैं। जैसे कि आप देखिए राफेल घोटाला हुआ था, राफेल घोटाले की फाइल सन 2016 में हुआ था, खो गई। क्यों खो गई? क्योंकि उस पर भगवा आतंकवादी कंपनी जो है इनकी अंबानी, उसने वो घोटाला करा था, उसने वो डीलिंग करवाई थी, और 100 रुपये पे 33% कमीशन खाया गया था। ये भारत के इतिहास का सबसे भयंकर घोटाला था। इतना किसी ने नहीं खाया जितना उसने दलाली खाई थी। और अब दूसरी दलाली फिर खाई जाएगी, ये जो रशिया से ख़रीदे जाएंगे $780 मिलियन के टुच्चे हथियार, घटिया हथियार। भारत के नाम संदेश देने आते हैं गोबर भक्तों के भगवान, और भारत के लिए कुछ नहीं बोलते, चाइना का जिक्र नहीं करते, भारत की स्थिति का जिक्र नहीं करते, बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते,
खाने का जिक्र नहीं करते, खुदकुशी का जिक्र नहीं करते। मैंने आपसे बताया था कि भारत में इस वक्त यंगस्टर बहुत तेजी से खुदकुशी कर रहे हैं। जो यंगस्टर हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जॉब से मर रहे हैं, डिप्रेशन में जाकर मर रहे हैं, अपने उधार से मर रहे हैं। और हमारा मीडिया चंगासी, ये स्ट्रोक मारा, वो स्ट्रोक मारा, वहाँ T20 खेला जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ये हमारा मीडिया दिखा रहा है कि मानो भारत में कुछ नहीं हो रहा, सब चंगासी चंगासी है। सिर्फ भारत नाम है एक मोदी का, भारत नाम है इनके मीडिया का, और भारत की आबादी का मतलब है जितने भी ये RSS के पिस्सू और दल्ले हैं, ये सिर्फ भारतीय हैं, क्योंकि ये भगवा आतंकवादी हैं। मोदी ने बोला, सॉरी, भक्तों के भगवान ने बोला कि हमारे यहाँ चाइना नहीं घुसा। बिल्कुल सही बोला, मैं भी एग्री करती हूँ कि चाइना ने हमारे साथ घुसपैठ नहीं करी। घुसपैठ हुई है, लेकिन कब हुई घुसपैठ? ये भक्तों का भगवान, भक्तों का जो बनता है, इसने घुसपैठ करी थी उस वक्त जब ये गुजरात का CM था। ये जाके घुसा था, जाके चाइना में 18 मुलाकातें हैं, 18 से ज्यादा मुलाकात हैं चाइना के सदर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, हमारे इस चाय वाले की। तो घुसपैठ चाइना ने नहीं करी, घुसपैठ हमारे चौकीदार ने करी। ये गया था चाइना को झूले झुला रहा था, कंपनियां लगवा रहा था, सारी गुजरात में कंपनियां लेकर आ गया था, और फिर भी भारत की एक इंच जमीन नहीं गई। गलवाहल झील चली गई, नहीं गई। लद्दाख चला गया, नहीं गया। अरुणाचल प्रदेश के 3 बड़े बड़े इलाके चाइना कब्जा कर चुका है, लेकिन हमारे हाथ से एक इंच जमीन भी नहीं गई। और इस वक्त यह हाल है, मैंने आपको कितनी बार बताया कि एक सिलीगुड़ी जगह है, उसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन जैसा कॉरिडोर रास्ता। चाइना अगर उस पर हमला कर देता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो आप यकीन करिए भारत के हाथ से सीधी 8 स्टेट चली जाएंगी और 35 करोड़ आबादी चाइना की तरफ चली जाएगी। लेकिन सब कुछ चंगासी, कुछ भी नहीं हो रहा, एक इंच जमीन नहीं गई, ये सारा ड्रामा चल रहा है और दुनिया चिल्लाए जा रही है। माइक पॉम्पियो को आप जानते होंगे भाई, जब से ही हमारा जो ट्रम्प है ये ज़मीन के अंदर गया है, तब से अमेरिका का जो हैंडल करता है वो एक माइक पॉम्पियो, उसने वो हैंडल करता है। अब उसने हमारे भगवान जो हैं भक्तों के, उनको चढ़ा दिया चने की झाड़ पर, और क्या कहा, वाह मोदी जी क्या तुमने स्ट्रोक मारा है, तुमने 59 ऐप्स बंद कर दी और तुमने चाइना की इकोनॉमी तोड़ दी। यानी 59 ऐप्स बंद करके चाइना की इकोनॉमी तो तोड़ दी, चाइना के हाथ में कटोरा तो आ गया। इतनी काम की ऐप्स थी वो, घटिया नाकारा, जिनको कोई भारतीय यूज़ भी नहीं करता था, जिससे चाइना को चवन्ने की इनकम नहीं थी, वो ऐप्स बंद कर दी। तो माइक पॉम्पी इनको सर पे चढ़ाता रहता है, अमेरिका इनको सर पे चढ़ाता रहता है, चने की झाड़ पे चढ़ाता रहता है, ताकि ये जो है मोदी से अपना काम करवा सके। भारत बर्बाद होता है, हो जाए, लेकिन अमेरिका अपना मुफाद करवा लेता है। अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती है, अमेरिका अपने दुश्मनों का इतना दुश्मन नहीं होता, अमेरिका अपने दोस्तों को ज़्यादा बर्बाद करता है। जो अमेरिका को फेवर करते हैं उन मुल्कों को अमेरिका ने बिल्कुल सिरे से ही बर्बाद कर दिया, और यही हाल इस वक्त भारत का करने वाला है। ये अगर ये हमारा चौकीदार, भक्तों का भगवान लाइन पे नहीं आया, आप यकीन करिए भारत के टुकड़े करवा देगा। ये एक टुकड़े नहीं करवाएगा, भारत को 3 टेरा बाट करवा देगा। ये आपको मालूम है भारत में इस वक्त कितनी तहरीकें चल रही हैं? पूरे भारत में 84 तहरीकें चल रही हैं, हर तरफ तहरीक चल रही है, ये तहरीक, वो तहरीक, फलाना तहरीक, और ऊपर से चाइना का ड्रामा चल रहा है। चाइना के नाम पे चू करने को तैयार नहीं है। 16 मिनट के भाषण में चाइना का नाम नहीं लिया, 33 मिनट का भाषण में चाइना का नाम नहीं लिया। फौजी शहीद हो गए, फौजियों के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? बिहार में इलेक्शन है। चाइना हम इसकी मर्जी के बगैर आ ही नहीं सकता। टोटल बिल्कुल ये मोदी की गवर्नमेंट की चाल है। मोदी गवर्नमेंट एजेंट बनी हुई है चाइना की, और ये दल्ले पिल्ले कूद के चाइना के पाले में चले गए हैं। ये सारा खेल वही चल रहा है, आप माने या ना माने। अगर आप जानते हो भारत के जो है एक यूएनओ के मुस्तकिल रिप्रेजेंटेटिव हैं राजीव चंदन, यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव हैं राजीव चंदन, उन्होंने क्या बोला, हमें हांगकांग की बहुत फिक्र है। भाई ज़रा सुनो, उन्हें हांगकांग की फिक्र है, जिस हांगकांग को
जिस हांगकांग पर इतने जुल्म किए जा रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए, हमें उनकी गिनती करनी चाहिए। क्यों, तुम्हें भारत में जुल्म नजर नहीं आया जो तुम करते हो? तुमने जो दिल्ली में दंगे करे थे तब तू नहीं बोला था? राजीव टंडन, और सस्ता नशा करके पड़ा हुआ था तू? जब भारत में आए दिन झगड़े होते हैं, दिल्ली दंगे हुए थे, तब तू कौन सा सस्ता नशा करके पड़ा हुआ था राजीव टंडन, जो तू हांगकांग के बारे में बोल रहा है? और भाइयों, आपको पता है 2014 से बीजेपी की सरकार है और जिस चाइना को ये झूले झुला रहे थे तब तो तुमने नहीं बोला हमें हांगकांग की फिक्र है। आप क्यों बोला? क्योंकि तुमसे अमेरिका ने कहा है कि हांगकांग के बारे में बोलो, और ये हांगकांग के बारे में बोलेंगे चाइना बिलबिलाएगा और अंदर आ जाएगा, क्योंकि चाइना हांगकांग के बारे में किसी को बोलने ही नहीं देता। ये हाल है, उल्टी सीधी हरकतें करे जा रहे हैं, उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं, जीरो इनकी पॉलिसी है, बिल्कुल भी फॉरेन पॉलिसी इनकी काम की नहीं, चवन्ने की काम की नहीं। कोई भी आता है बेवकूफ़ बनाता है और ये चढ़ जाते हैं। भारत की फिक्र नहीं है, भारत के लोगों की टेंशन नहीं है, रोजगार की टेंशन नहीं है, जीएसटी की टेंशन नहीं है, एजुकेशन बंद पड़ी है उसकी टेंशन नहीं है, टेंशन है हांगकांग की, वहां पर जुल्म हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? हर 10 मिनट में तुम एक रेप करवा देते हो, हर 10 मिनट में तुम एक मॉब लिंचिंग करवा देते हो, हर 10 मिनट में तुम एक खुदकुशी करवा देते हो। उसकी तो राजीव टंडन तुझे कभी फिक्र नहीं हुई, उसके बारे में तो तूने यूएनओ में नहीं बोला। और यूएनए में तूने हांगकांग के बारे में क्यों बोला? तूने चाइना के बारे में क्यों नहीं बोला कि चाइना गलवान झील पर आ गया, चाइना ने लद्दाख पे फौज उतार दी? क्यों नहीं बोला? क्यों भाई, क्यों बोलोगे? तुम तो खुद कह रहे हो भाई 1 इंच जमीन नहीं गई, है ना? क्योंकि तुम तो ये सोच रहे हो कि भारत का जो मीडिया है बस वो दिखाएगा। भारत की पब्लिक तो पागल है, सिर्फ इनके पास जो टावर आते हैं सिर्फ यहाँ के स्ट्रीम मीडिया, आतंकवादी मीडिया के आते हैं। उनके पास यूट्यूब थोड़ी ही है, इंटरनेशनल न्यूज़ थोड़ी चलती है, इंटरनेशनल मीडिया पे थोड़ी जाकर देखेंगे कि हो क्या रहा है। इंटरनेशनल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चाइना ने इतने सारे कब्जे कर लिए और कहाँ कहाँ कब्जा करेगा, और ये कह रहे हैं सब चंगासी चंगासी, कुछ भी दंगासी नहीं है इनकी नज़र में। और आपको एक कमाल की बात और बताऊं, चाइना के फेवर में 54 मुल्क जो हैं, 53-54 मुल्क जो है वो आ गए हैं, वो जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, पाकिस्तान पहले ही था, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल भी उसके साथ चला गया, बांग्लादेश भी उसके साथ चला गया, लंका भी उसके साथ चला गया, भूटान भी उसकी गोद में जाकर बैठ गया। और हम माइक पोम्पियो को खुश कर रहे हैं, हम अमेरिका को खुश कर रहे हैं। अब क्योंकि ट्रम्प तो छुपा हुआ है, ट्रम्प तो एक ऐसा जीव है जो जिंदगी में ही कब्र में घुस गया अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अगर वो सड़कों पर फिरता या व्हाइट हाउस में रहता तो अमेरिकन जो है उसका तिक्का बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देते, क्योंकि वो भारत नहीं है कि वहां के लोगों को मार दो कूट दो और वहां पब्लिक जो चुपचाप रहेगी। अब इसलिए ये ड्रामे सारे के सारे चल रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो बिहार में चुनाव है तो इनके तो सारे ड्रामे चलेंगे, तो ये सारे इनके ड्रामे इसी तरह चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ, प्लीज़ आप यूनाइटेड हो जाइए, आप स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करिए, आप स्ट्रीम मीडिया को मत देखिए, आप इन्हें देखना बंद कर देंगे, आप यकीन करिए ये लाइन पर आ जाएंगे, इन्हें बैन करवाइए। आप यूट्यूब देखिए, आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखाती है। हमारे साथ ट्रेजेडी है, हम गालियां देंगे, अरे है झुमझुम बाबा कुत्ता ये बोल रहा है, अरे वो देखो भिंडी क्या बोल रही है, अरे देखो अंजना ओम कश्यप क्या बकवास करके चले गए, लेकिन देखते ज़रूर हैं कि रोज़ाना हो क्या रहा है। और वहीं से डर की राजनीति शुरू होती है। ये आपको डरा रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं। जब आप डरना बंद कर देंगे ये आपको डराना बंद कर देंगे। आप ही सवाल करिए, 16 मिनट के भाषण में चन्ना देंगे, चावल देंगे, छठ पूजा का जिक्र करा, ईद का जिक्र क्यों नहीं करा, बकरीद का जिक्र क्यों नहीं करा, मुहर्रम का जिक्र क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? क्योंकि इलेक्शन बिहार में है और मुसलमानों के साथ तो उनकी दुश्मनी है। रथ यात्रा की परमिशन दे देंगे, मंदिर खोल देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे 30 त्योहारों की इजाज़त नहीं देंगे। ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी क्योंकि कोरोना वायरस मस्जिद में आ जाता। बेवड़ों की लाइनें लग रही हैं 6-6 घंटे, किलोमीटरों में, वहाँ कोरोना वायरस नहीं आएगा। कोरोना वायरस सिर्फ मस्जिदों में आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो हरामखोरों ने पहले ही कोरोना वायरस को जाके मरकज में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा दिया था, चल बे इस्लाम कबूल कर, तो इसलिए वो सारी मस्जिदों में जाएगा। ये मुसलमानों को कोरोना के आड़ में मार रहे हैं, दिल्ली दंगों के आड़ में मार रहे हैं, यूपी में मॉब लिंचिंग के नाम पे मार रहे हैं, घरों में घुस घुस के मार रहे हैं, तब इन्हें मुसलमान ख्याल में नहीं आते, तब मुसलमानों को दर्द नहीं जागता। कोरोना की आड़ में कह रहे हैं
कि नहीं कोरोना आ जाएगा तुम 10 मिनट की नमाज पढ़ोगे तो। क्यों? वजह साफ है, 95 साल से आरएसएस इसी पे काम कर रही है कि भारत से मुसलमानों को किस तरह खत्म करा जाए। दलित तो सॉफ्ट टारगेट हैं, दलितों को तो उन्होंने हमेशा इसे बिल्कुल अपने पैर की जूती समझाया, कभी इज्जत करी है। कमाल की बात देखिए कि राफेल घोटाला करते हैं और राफेल की फाइल खो जाती है। 2 साल पुराना इतिहास इनके पास से खो जाता है, लेकिन 75 साल का कांग्रेस का रिकॉर्ड इनके पास से आज तक नहीं खोया। वो डेटे इन्हें आज भी याद हैं। कोई भी बात पूछो कांग्रेस जिम्मेदार है ना। और हजारों साल का गुलामी का दलितों का रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन 2 साल का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। ये है ये पार्टी, गोबर पार्टी, मूत्र पार्टी। सब काम जो करते हैं गोबर पे, गाय पे, पेशाब पे, इस पे चलता है इनकी राजनीति। 95 साल से इनकी भगवा आतंकवादी नागपुर के हेडक्वार्टर से इनका जो मोहन भागवत है, अब तो मोहन भागमत कहाँ है? कहाँ भाग गया मोहन भागमत? कहाँ है? कहाँ भाग गया? किसके पीछे भाग गया? अब नजर नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम देश के गद्दारों, आतंकवादियों, चड्डीधारियों, जय श्री राम वालों? कहाँ हो तुम? चाइना घुस गया, जाओ ना चड्डीधारियों, जाओ बचाओ ना चाइना को। कहाँ है वो लकवा वाली? जा वहाँ पे जाना। या तुम्हारे जो आतंकवादियों के बाप हैं मोदी जी, उन्होंने जो 39 ऐप पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करा है, उससे खुश हो गए क्या? चाइना बर्बाद हो गया, उससे कटोरा दे दिया क्या चाइना को? 39 ऐप उनकी बैन करके 59, सॉरी मुझे इंग्लिश थोड़ी काउंटिंग में कंफ्यूज रहती हूँ, 59 ऐप्स बैन करी हैं, तो उससे क्या चाइना बर्बाद हो गया? सर्जिकल स्ट्राइक हो गया उसका? डर के बिलों में घुस गया वो कि मोदी जी ने हमारी कमर तोड़ दी, कब कब आ रहा है चाइना। तो 95 साल से ये आरएसएस इस बात पे काम कर रही है कि जब आपको मालूम है जब दूसरी जंग अजीम हुई थी और हिटलर ने 80 लाख यहूदियों को मारा था, काटा था, इवन इतना जुल्म करा था कि गैस चैम्बरों में बंद करके गैस छोड़ दी गई थी, तड़पा तड़पा कर मारा था। ना लड़कियां देखी थी ना बच्चे देखे थे। तो उस वक्त यहाँ पर था सावरकर था। उस हरामखोर ने क्या कहा था, जो इनका आइडियल है, उसने बोला था कि हमें भी भारत में मुसलमानों को इसी तरह मारना चाहिए जिस तरह हिटलर मार रहा है। इनके रोल मॉडल आतंकवादी हैं। ये किसकी पूजा करते हैं? गॉड से। गॉड से कौन? भारत का पहला आतंकवादी। कहती तो है वो लकवे वाली, जानकी बेन मैं तो गोडसे वाली हूँ, मैं तो सावरकर वाली हूँ। यानी साफ कहती है हम भगवा आतंकवादी हैं, हम वो चाटुकार हैं जो हम अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। इसलिए तो गोबर भक्त है, क्योंकि तलवों के नीचे तो पता नहीं क्या क्या लगा होता है, गोबर लगा होता है, क्या लगा हुआ होता है। तो ये साफ कहते हैं हम तो भगवा आतंकवादी, हम तो चाटुकार हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के चाटुकार थे। सावरकर पक्का गद्दार था, मुखबिर था, लेकिन जब पुलिस उसे, अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज आर्मी उसे गलती से पकड़ लेती थी तो वो माफीनामा लिख के देता था, अरे मैं तो तुम्हारा अपना हूं, तो उसको माफी बास कहा जाता है, माफीनामा सावरकर कहा जाता है। पकड़ा जाता था और छुप जाता था, पकड़ा जाता था और छुप जाता था। तो ये वो पार्टी है जो मुसलमानों की दुश्मन है। इन्हें ये लग रहा है कि कोरोना की आड़ में जो इन्होंने मस्जिदें लॉक कर दी हैं, तो अब मस्जिदें नहीं खोलेंगे हम, मस्जिदें खत्म। अब वजह साफ है, क्योंकि हमारे अंदर गद्दार हैं, हमारे जो ये मजहब के फर्जी ठेकेदार हैं, ये गद्दार हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब्दुल्ला बुखारी, अहमद बुखारी और उसका जो बेटा है या भाई है याहिया बुखारी, ये पक्के आरएसएस के पिल्ले हैं। मैं भी अब्दुल्ला बुखारी कुछ सही रहा हो, लेकिन अहमद बुखारी और याहिया बुखारी पक्के आरएसएस के दलाल हैं। जामा मस्जिद लॉक करके तो बैठा हुआ है। पहले फर्जी कोरोना का केस दिखाया गया ताकि जामा मस्जिद को लॉक कर दिया जाए। ये सारी इनकी हरामीपन है, क्योंकि ये सब आरएसएस के घर में झाड़ू बर्तन करते हैं, वहां से इनकी फंडिंग होती। पक्के शराबी हैं सारे के सारे। याहिया पक्का अय्याश है, लड़कियां लेके घूमता है, औरत सरदारनी रख रखी है इसने अपने घर में, पक्का शराब में टुन रहता है याहिया, जो इस वक्त जामा मस्जिद का इमाम घोषित हुआ है। तो ये जो गद्दार हैं, मजहब के ठेकेदार हैं और हमारे अंदर हैं, इन्होंने हमें भारत में जीरो कर रखा है, हमें बर्बाद कर रखा है। और हम बावले मुसलमान फिर भी इनको कहते हैं, हमारे अहमद बुखारी ये कह देंगे, हमारे मुकर्रम साहब ये कह देंगे, हमारा मदनी ये कह देगा। मदनी भी, असद मदनी भी पक्का आरएसएस के अंदर घुसा हुआ है, वो भी आरएसएस का बहुत बड़ा दलाल है। ये सारे के सारे वो खबीस हैं जिन्होंने इस्लाम का सौदा कर दिया, मुसलमान का सौदा कर दिया, मुसलमानों को बदनाम कर दिया और मुंह पे दही जमा कर बैठे रहते हैं। सीएए था, कुछ नहीं बोले। दिल्ली दंगे में कौन बोला? अहमद बुखारी बोला, मुकर्रम बोला,
मदरी बोला, कोई बोला, जो हमारे मजहबी ठेकेदार बनते हैं, कोई बोला सीए पे। और हम बैठे थे जब हमारे हुकूमत ने हमें कहा था हम भारतीय नहीं, तो ये क्या बोले थे? कोई बोला था? कुछ नहीं बोले थे। क्यों? क्योंकि इनके घर पेटियां पहुंच गई थी। तो ये वो गद्दार हैं जिनकी वजह से हम बर्बाद हैं। हम चाइना से लड़ें या इन गद्दारों से लड़ें? आपको मालूम है महाराष्ट्र पे इनकी नज़र है, ऑरेंज पिस्सुओं की और भक्तों की, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में से किसी भी तरह उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिर जाए, शिवसेना की हुकूमत गिर जाए। तो वहाँ अभी कल या परसों एक केस हुआ है, एक आरएसएस की दलाल पिस्सू मस्जिद में घुस गई और इतनी बदतमीजी कर रही है, मौलवी साहब से कह रही है अजान नहीं होगी, तुम्हारी अजान से हमें प्रॉब्लम है, 20 साल से हमें प्रॉब्लम है। मतलब हरामखोर अजान बंद करवाने के लिए वहां पहुंच गई और आधा घंटे तक तांडव करती रही। कोई पुलिस नहीं आई, पुलिस वाले भी आए तो आराम से खड़े हुए देख रहे हैं। वो अकेली नारंगी पिस्सू, कम से कम उस वक्त 20-25 मुसलमान जमा हो गए तो उन पे भारी पड़ने की कोशिश कर रही थी, बस नहीं चल रहा था क्या कर दे। मौलवी साहब के हुजरे में घुसी जा रही थी। महाराष्ट्र की मस्जिद है नूर मस्जिद, उसका ये वाकया बता रही हूँ। तो इनकी दादागिरी, इनका हरामीपन इतना चल रहा है। और ये आतंकवादी, वो दूसरी आतंकवादी नहीं हो, जानते होंगे आप, मालगांव की मास्टरमाइंड, कैंसर हुआ है, मवाद पड़ गई सर में। अरे साध्वी प्रज्ञा पड़ी भी तो है एम्स में। वो साध्वी प्रज्ञा जो कहती थी गाय पे हाथ फेरिए तो बीपी लो नहीं होता। मेरा बीपी बिल्कुल सही चलता है क्योंकि मैं गाय पे हाथ फेरती हूँ, मैं गाय का मूत्र पीती हूँ, इसलिए बीमार नहीं हूँ। आज हरामखोर वहाँ पड़ी हुई है एम्स में, आखिरी सांसें गिन रही है। तो तू क्यों नहीं गाय का पेशाब पी के सही हुई, गोबर खा के सही नहीं हुई, गाय पे हाथ फेर के सही हुई? गाय की राजनीति सिर्फ गरीबों पे ही होगी या तुम्हारे भक्तों पर ही होगी? जब तुम होगे बीमार तो तुम सीधे एम्स में जाओगे, सरकारी अस्पतालों में जाओगे, प्राइवेट्स में जाओगे। उस साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया गांधी पे टिप्पणी करी कि विदेशी औरत का जो बेटा है वो भी विदेशी होगा। चलिए माना, मैंने माना वो विदेशी औरत है, उनका बेटा विदेशी हुआ। तेरा ही फैक्ट तेरे पे उल्टा मारूंगी। आतंकवादी है तू, तो तेरी भी नस्ल आतंकवादी ही है। तेरा बाप आतंकवादी रहा होगा, तू आतंकवादी है, और वो सारी तंजीम आतंकवादी है जिसकी गोद में तू बैठी हुई है, जिनके साथ तू गुफाओं में जाती है। बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ सोनिया जी हैं, चलो बाहर की हैं, मैंने माना, लेकिन इंसान हैं, इज्जतदार खानदान से हैं। तेरी तरह नहीं है कि किसी गुफा में किसी को लेके पड़ी हुई हो। ये हाल है इनका। मेरे ही फेसबुक पेज पे, मेरा फेसबुक पेज है अमन रिजवी के नाम से, आपने देखा भी होगा, उस पे ये नारंगी पिस्सू भगवा आतंकवादी आते हैं, इतनी गंदी गंदी फोटो दिखाते हैं, सेक्स करते हुए दिखाते हैं, वाहियात कमेंट लिखते हैं। और उन हरामखोरों की जो आईडी होती है भगवान के नाम से बनी हुई होती है, कहीं शिव की पिक्चर लगी हुई है, कहीं दुर्गा की पिक्चर लगी हुई हो। तो हरामखोरों, तुम तो भगवान को भी बदनाम कर रहे हो। उस भगवान को तुम अपने डीपी पे लगाकर नीचे तुम गंदी गंदी फोटो दे रहे हो, गंदे गंदे कमेंट डाल रहे हो मुझे। तो ये भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, आप मान लीजिए। 95 साल से ये काम कर रहे हैं भारत को बर्बाद करने का। और सन 2014 में कांग्रेस की गलती से ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। कांग्रेस की अगर जरा सी गलती ना होती, कांग्रेस हमारे साथ थोड़ा सा सही चल रही होती, तो ये आतंकवादी हमारे ऊपर मुसल्लत ना होते। और अभी भी वक्त है, मैं अपोजिशन से कहूंगी, अभी भी वक्त है, उखाड़ फेंको इनको, जड़ से उखाड़ फेंको। अभी आपको मालूम होगा प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस की, हालांकि मैं कांग्रेस को फेवर नहीं कर रही, कांग्रेस ने जो अच्छाई करी मैं उसको कहूंगी, जो बुराई है वो कहूंगी। प्रियंका गांधी हर जुल्म पे बोलती हैं, तो प्रियंका गांधी इनकी बड़ी खटकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी पे अब ये तो मुसलमान तो है नहीं, प्रियंका गांधी कोई ऐसी एम औरत है कि उठा के उसकी मॉब लिंचिंग कर दें या UAPA लगा दें या NSA लगा दें, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, मरवा दें। तो अब इन्होंने प्रियंका गांधी से बदला लेने के लिए उनसे सरकारी आवास खाली करा लिया है। और जबकि बीजेपी का रिकॉर्ड ये है कि इनके यहाँ का कोई पालतू भी है तो उसको आवास दे दिया गया, लेकिन उनसे खाली करवा लिया ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। वो हुकूमत से सवाल क्यों करती हैं? ये आलम है इस वक्त। अगर आप सवाल करेंगे तो आप आतंकवादी कहलाएंगे। आपको सारे के सारे जितने भक्त हैं सारे भक्ति करने आ जाएंगे, गोबर भक्त वैसलीन का ढक्कन खोल लेंगे और आपको गालियां सूतेंगे। मुझे मालूम है मैं अमन रिजवी हूँ, मुझे मालूम है मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है मैं भारतीय हूँ, और सबसे बड़ी बात है मुझे मालूम है मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ। और मुझे ये भी
मालूम मैं कब मार दी जाऊं। उसके बावजूद मैं हर जुल्म पे बोलती हूँ, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, आपको अवेयर करती हूँ कि प्लीज़ जागो दलितों, जागो जागो मुसलमान, जागो जागो सरदारों, जागो जागो भारतीय, जागो, क्योंकि ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। इन आतंकवादियों का नहीं है ये भारत, ये आपका भारत है। ये आपके पूर्वजों ने खड़ा करा था, ये मेरे पूर्वजों ने खड़ा करा था, ये इन आतंकवादियों ने नहीं खड़ा करा था, इन नारंगी पिस्सुओं ने नहीं खड़ा करा था, आरएसएस के दल्ले पिल्लों ने नहीं खड़ा करा था, मोहन भागवत ने नहीं करा था। कहाँ भाग गया, किस गुफा में पड़ा हुआ है मोहन भागवत? 3 दिन में चाइना को सबक सिखा रहे थे, 2 महीने से चाइना प्याज काट रहा है। कहाँ हो तुम अब, कहाँ हो तुम आरएसएस के दल्लो पिल्लो? ये हाल है इनका। ये सिर्फ हरामीपन दिखाएंगे, गालियां देंगे, उल्टा इनकी और कमाल की बात देखिए, फर्जी आईडी बनाकर गाली देंगे। 101 बाप की नाजायज औलाद है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, बिना माँ की पैदाइश है, तभी तो आतंकवादी हैं। असल के हो तो सीधे आके हमला करो, सीधे आके सच्ची आईडी दो, सच्चे फोनों से कॉल करो। मुझे कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे, कहाँ से? इंटरनेट कॉल। देव चौधरी लोकतंत्र का मालिक, उसको फ़ोन करेंगे इंटरनेट कॉल से, क्योंकि मेरी वीडियो सब ज़्यादा वहीं आती है। अव्वल बात तो मेरी वीडियो ज़्यादातर दलितों के चैनल पर आती हैं, क्योंकि मैं शुरू से कह रही हूँ मैं दलितों को साथ लेकर चलती हूँ, मैं दलितों की आवाज़ हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ। मेरा कोई किसी से टाई अप नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं देता, उसके बावजूद मैं दलितों को सपोर्ट करती हूँ, उनके चैनल्स को सपोर्ट करती हूँ। आज सबसे ज़्यादा मैं दलितों के चैनल पर पाई जाती हूँ। और ये डरपोक भारत के जो सपूत बनते हैं, जय माता दी करते हैं, फर्जी हमें गालियां देने आते हैं। कल का लाइव मेरा कितना शानदार था, मैंने कुछ नहीं बोला, भक्तों का भगवान बोला, उस पे भी आज लोकतंत्र पे गालियां पड़ी हुई हैं। ये हाल है, इनको पता तो है नहीं, जाहिल होते हैं, एक का नाम बी नहीं जानते। बस इन्हें पता है कि ऐमन रिजवी आ गई है, उसको गालियां देनी है, सोनिया गांधी आ गई है, उसको गालियां देनी है, राहुल गांधी आ गया है, उसको गालियां देनी है, प्रियंका गांधी आ गई, उसको गालियां देनी है। ये नहीं पता कि कह क्या रहे, क्या समझ क्या होगा? जो इनका जो वैसलीन का ढक्कन है, अंदर जो गोबर भरा हुआ है, 250 ग्राम बुद्धि टोटल गोबर से भरी हुई है, तो इनकी अकल थोड़ी काम करती है, इनके तो पैर में भी अकल नहीं है, तो बस इनको गाली देने के पैसे मिलते हैं। तो इतने अकल से पट होते हैं ये आतंकवादी। इन आतंकवादियों का मुकाबला आपको करना है, इन आतंकवादियों का मुकाबला हमें करना है, भारत को बचाना है इन पिस्सुओं से। तो मैं आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए। हमें नहीं मालूम हम कब मार दिए जाएं, हमें नहीं मालूम, हो सकता है मेरी आवाज़ ही रह जाए और आप कहें कि ऐमन रिजवी ये कहा करती थी, ऐमन रिजवी वो कहा करती थी, ऐमन रिजवी सही कहा करती थी। तो प्लीज़ जागें, आंखें खोलें। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आप भी आवाज़ उठाएं, मोबाइल आपके पास है, आप भी आवाज़ उठाएं, आप भी समाज में जागरूकता पैदा करें, आप भी अवेयर हों। 2 लोगों से शुरू करें, 2 से जब करेंगे बढ़ेंगे लोग। इनकलाब मचाएं इसमें, इस भारत को बचाने के लिए फिर इनकलाब की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह भारत हमारे पास नहीं बचेगा। मालूम है हमें इस भक्तों के भगवान ने नेपाल से भी छोटा करके छोड़ दिया, सबको छिनवा देगा, क्योंकि ये तो सोच रहा है कि भारत जो है इसको चाय की पत्ती के साथ ऑफर में मिला है। नहीं, भारत चाय की पत्ती के साथ ऑफर में नहीं था कि तुम इसको किसी को भी दे दोगे, झूले झूला झूला के जहां तक झूले गए तुम चाइना को फंसा दोगे। भारत पे, ये भारत हमारा है, मर जाएंगे इस भारत के लिए, क्योंकि ये भारत हमारा है। तो शुक्रिया, मैं आपसे यही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सीरियस दिल पे लिया करिए, सोचा कीजिए कि मेरा मैसेज क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करा कीजिए। तो बस मैं लास्ट में हर बार यही बोलती हूँ कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।